गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड ऑल सर। वेल? वेरी। तो बच्चों, हमने बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात की हुई थी कि तीन टाइप की स्ट्रेस होती है। पहली हमने बात की लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में जो स्ट्रेस होती है बेसिकली वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सेकंड हमने बात की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेस होती है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम परपेंडिकुलर होती है। और थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस हमने पढ़ी जहां पे जो स्ट्रेस होती है वो पैरेलल टू द सरफेस होती है। यस और नो बच्चों? बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो तीन टाइप की स्ट्रेस पढ़ी, फिर उसके बाद तीन टाइप की हमने स्ट्रेन पढ़ी। तो पहली स्ट्रेन थी हमारे लिए लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर हमने बात की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों। चलिए, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन हमारे पास होती है शेयर स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक था इनिशियली ABCD। तो देखिए इस ब्लॉक की जो फ्रंट फेस है ABCD आपको दिख रही है बच्चों? बच्चों बच्चों ब्लॉक दिख रहा है आपको? एटलीस्ट रिप्लाई यस जरूर सर। करो बच्चों। एक या दो बच्चे तो रिप्लाई करने चाहिए ना। तो आपको एक ब्लॉक दिख रहा होगा ABCD, और इस ब्लॉक की जो अपर सरफेस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पे इस फोर्स, ये फोर्स आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, ये पैरेलल टू सरफेस है। और इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो कौन सी स्ट्रेन डेवलप होगी? शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन क्या होगा बच्चों? जो इसकी लोअर सरफेस है CD वो तो फिक्स है, बट जो इसकी अपर सरफेस है AB, ये डिस्प्लेस हो गई है इसकी इनिशियल पोजीशन से। ये सुनो, और ये कहां पे आ गई है? AB पोजीशन से ये A' B' पोजीशन पे आ गई है। अगर यहाँ पे हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या ये L लेंथ से डिस्प्लेस हो गई है बच्चों? ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई है। यस और नो? यस सर। यस। तो इसके लिए जो शियर स्ट्रेन होगी, शियर स्ट्रेन दी जाएगी बच्चों 10 फाई के द्वारा। क्या हो जाएगी शियर स्ट्रेन? 10 फाई के बराबर हो जाएगी। और 10 फाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये हो जाएगा L डिस्प्लेसमेंट अपॉन इट्स लेंथ। ओके बच्चों? यस सर। यस। चलिए, इसको और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हमने बात की किसके लिए? एक ब्लॉक के लिए। फर्दर अब किसी वायर के लिए लेते हैं। मान लीजिए कोई सिलेंडर है। ये देखिए इस तरीके से मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लीजिए बच्चों ये एक वायर है। ठीक है, डायग्राम विजिबल है? यस सर। ये एक वायर है। इस वायर को मैंने अपर साइड से फिक्स कर दिया, और लोअर साइड से मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूं। लोअर साइड से मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूं। तो बच्चों जब मैं इसको ट्विस्ट करूंगा
तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी, अगेन यहाँ पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जो इसका वायर का ये वाली सरफेस है इसके पैरेलल होगा ट्विस्ट, या जो फोर्स होगा इस सरफेस के पैरेलल होगा। इस वजह से यहाँ पे जो टॉर्क जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या होगी, शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। और शियर स्ट्रेस डेवलप होगी तो मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे कोई पॉइंट था, वो ट्विस्ट होने की वजह से यहाँ पे आ गया, ए डेस पे आ गया। ठीक है बच्चों, पॉइंट ए ट्विस्टिंग की वजह से ए डेस पे आ गया। चलिए, तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डेस के बराबर हो जाएगी बच्चों। एल विल बी इक्वल्स टू ए डेस, यस और नो। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए से ए डेस आ गया, तो एल क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट ए था वो डिस्प्लेस होके ए डेस पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट ए डेस विल बी इक्वल्स टू एल, यस और नो। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, तो ए डेस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया पे अगर देखूं, तो सरफेस एरिया पे देखो, सरफेस एरिया पे फोकस करना बच्चों। सरफेस एरिया के हिसाब से ये जो एक सर्कल है, इस सर्कल के लिए ए डेस क्या होगी, एक आर्क हो गई, यस और नो। और इस आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो थीटा है। मान लेते हैं वायर की रेडियस आर है। अगर वायर की रेडियस आर है, तो क्या एल विल बी इक्वल्स टू, आर्क विल बी इक्वल्स टू आर थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों, यस और नो। Yes, sir. चलिए, फर्दर अगर हम इस जो इसकी लेटरल सरफेस है, अब जो इसकी कर्व सरफेस है सिलेंडर की या वायर की, यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखें, तो वायर की लेंथ एल है, ये एंगल फाई है। तो यहाँ पे भी क्या मैं लिख सकता हूँ कि एल विल बी इक्वल्स टू, देखो ये जो लेंथ है इसको कैपिटल एल अगर मैं मान लेता हूं, तो इट विल बी इक्वल्स टू एल फाई के बराबर हो जाएगा बच्चों, यस और नो। मान लीजिए ये लेंथ कैपिटल एल है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, तो इस ट्रायंगल के लिए जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है एल, इट विल बी इक्वल्स टू एल फाई। और फाई क्या है, टेन फाई क्या देगा बच्चों मुझे, टेन फाई यहाँ पे शियर स्ट्रेन देगा। तो दोनों से मैं इक्वेट करूंगा, तो आर थीटा विल बी इक्वल्स टू एल फाई हो जाएगा। और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, फाई विल बी इक्वल्स टू आर थीटा अपॉन एल। और टेन फाई क्या हो जाएगा बच्चों, टेन फाई ही यहाँ पे शियर स्ट्रेन हो जाएगा। ओके, यस, टेन फाई शियर स्ट्रेन हो जाएगा। टेन फाई इज द शियर स्ट्रेन। बच्चों इस केस में जहां पे मैंने एक वायर को ट्विस्ट किया है, अगर थीटा को मैं बोलूं, तो थीटा तो होगा बच्चों एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। और फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ शेयर। तो बच्चों दोनों एंगल्स में अलग अलग है। कभी भी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि थीटा एंगल ऑफ शेयर है। एंगल ऑफ शेयर जो हमें लेंथ के साथ मिलेगा, जिस वायर के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है, जिस लेंथ ऑफ वायर के लिए डिस्प्लेसमेंट मिला है, उनका रेशियो ही हमारे लिए शेयर एंगल होगा बच्चों। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट शेयर एंगल से अलग होता है। तो तीन तरीके की स्ट्रेंथ डेवलप हो गई बच्चों। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक होती है शेयर स्ट्रेन। अगर हम सोचें, तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन की वजह से आती होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से आती होगी, और शियर स्ट्रेन किसकी वजह से आएगी, शियर स्ट्रेन किसकी वजह से डेवलप हो रही होगी बच्चों, शियर स्ट्रेस की वजह से, यस और नो। चलिए, तो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, क्या ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, यस। जो हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये एक दूसरे से किस लॉ के थ्रू रिलेटेड है, वो लॉ हम पढ़ेंगे। उस लॉ को हम कहते हैं बच्चों हुक्स लॉ। क्या कहते हैं उसे, हुक्स लॉ। चलिए, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों।
a cylindrical wire having radius, a cylindrical wire, a cylindrical wire having radius 1 centimeter and length, having radius 1 centimeter and length 10 centimeter, is twisted by an angle, is twisted by an angle pi by 60 radian, pi by 60 radian. Find the shear strength produced in the wire. Find the shear strength produced in the wire. चलिए, तो वायर का, सिलेंड्रिकल वायर का केस हमें दिया हुआ है, रेज डीएस हमें दे दी बच्चों 1 सेंटीमीटर, फर्दर लेंथ एल हमें दे दी 10 सेंटीमीटर, और जो थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो हमें दे दिया पाई बाई 60 रेडियन। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है शियर स्ट्रेन। तो फाई क्या होता है बच्चों, अगर हम देखें तो फाई इज आर थीटा अपॉन एल, यस और नो? फाई इज इक्वल्स टू आर थीटा अपॉन एल। चलिए, आर की वैल्यू, सिर्फ ये रेशियो है तो आर और एल की वैल्यू में क्या करता हूँ, सेंटीमीटर में ही पुट कर देता हूँ। तो इट विल बी 1 इंटू पाई बाई 60 अपॉन 10, और ये हो जाएगा पाई बाई 600 बच्चों, यस और नो? पाई बाई 600 रेडियन। फर्दर अगर मैं शेयर स्ट्रेन को, देखो छोटे एंगल के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो छोटे एंगल के लिए टेन थीटा, थीटा के ही बराबर होता है। Yes, sir. यस, तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, या तो पाई बाई 600 रेडियन बोल सकते हो, अगर डिग्री में बात करें तो इट विल बी पाई अपॉन 600 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, यस और नो बच्चों? अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 18 बाई 60, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3/10 और 0.3 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, 0.3 डिग्री के बराबर शेयर स्ट्रेन हो जाएगी। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, अब हम पढ़ते हैं बच्चों हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है बेसिकली? हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो तीन टाइप की स्ट्रेस, तीन टाइप की स्ट्रेन हमने पढ़ी। अब उन तीनों को एक दूसरे के साथ को रिलेट करेंगे बाय यूजिंग हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या है बच्चों हुक्स लॉ? इलास्टिक लिमिट के भीतर भीतर जो स्ट्रेस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और बच्चों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और वो कांस्टेंट होता है ई। सो स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू ई इनटू स्ट्रेन। बच्चों ई क्या होता है? ई होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या हो जाएगा ई? आइदर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई विल बी इक्वल्स टू
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर हो जाएगी। तो किसी भी मटेरियल के, अगर किसी भी मटेरियल के लिए अगर हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, तो क्या होगा, उसमें क्या स्ट्रेस डेवलप हो रही है और क्या स्ट्रेन डेवलप हो रही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो उसमें डेवलप हो रही है उनका रेशियो क्या बताएगा बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बताता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बेसिकली, ये किस किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, इम्प्योरिटीज पे और टेम्परेचर पे। जैसे हमने कल बात की थी ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए, किसी भी मटेरियल की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है वो भी नेचर ऑफ मटेरियल, इम्प्योरिटीज और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करती, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती। स्ट्रेस और स्ट्रेस तो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में कितनी भी डेवलप कराई जा सकती है, उनका रेशियो फिक्स होता है। तो हम लिख सकते हैं कि E depends upon E depends upon temperature, nature of material, nature of material, impurities। किस पे इंडिपेंडेंट है बच्चों, E does not depends upon, E does not depends upon stress and strain, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बच्चों इसको निकालेंगे कैसे, किसी भी मटेरियल के लिए ई की वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कुछ इस तरीके से। सिंस दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या हो जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी बच्चों। चलिए Yes, ये sir. हो गया हमारे लिए स्ट्रेन, ये हो गया हमारे लिए स्ट्रेस। जब इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा जो कि डेफिनेटली हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो कर्व होगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, क्या इसका जो स्लोप होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा किसके साथ, स्ट्रेन के साथ, यही टेन थीटा, टेन थीटा क्या ई के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि टेन थीटा क्या दे रहा है यहाँ पे, टेन थीटा हमें दे रखा है रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। यस और नो, Yes, sir. यस। चलिए मान लीजिए दो कर्व हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हैं कुछ इस तरीके से, दो अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। ये हो गया बच्चों स्ट्रेस, ये हो गई स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटेरियल ए के लिए ये है, मटेरियल बी के लिए ये है। ए के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री है, बी के लिए जो एंगल है वो 45 डिग्री है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, मान लीजिए मटेरियल ए के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ए है और मटेरियल बी के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बी है, तो कौन से मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी बच्चों, ए के लिए या बी के लिए। B के लिए. बी के लिए। और कोई बच्चा, बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा किसके लिए ज्यादा है, ए के लिए ज्यादा है या बी के लिए ज्यादा है, A के ऑब्वियसली बी, लिए. ए के लिए ज्यादा है ना। तो वी कैन राइट टेन थीटा ए इज ग्रेटर देन, सिंपली अगर यहाँ पे हम देखें तो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी।
That means tan theta A will be greater than tan theta B. tan theta क्या दे देता है? Modulus of elasticity. तो ये क्या हो जाएगा? क्या हम लिख सकते हैं EA is greater than EB? Yes or no? Yes, sir. Yes. अगर इनका रेशियो हम निकालें यहाँ पे EA EB का, तो ये क्या हो जाएगा? देखो A के लिए थीटा एंगल है 60 डिग्री, तो इट विल बी tan 60. बी के लिए एंगल है 45 डिग्री, तो इट विल बी tan 45. ये हो जाएगा √3/1 के बराबर. ओके बच्चों? Yes, sir. यस. चलिए, हुक्स लॉ से हमने पढ़ा बच्चों कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और इनका जो रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये यंग्स मॉडुलस होता है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है. क्या होता है ये? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब बच्चों अलग अलग टाइप के लिए हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. टाइप्स ऑफ modulus of elasticity. Types of modulus of elasticity. तो बच्चों सबसे पहला आता है हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. चलिए, इसे हम बच्चों कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को वाई से डिनोट करते हैं, और वाई जो होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा बच्चों? बेसिकली वाई हो जाएगा द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. क्या हो जाएगा बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. बच्चों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने क्या किया था? बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस और स्ट्रेन्स को ले ले, तो उनका रेशियो हम निकालना है. तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, वो हमें क्या दे देता है? यंग्स मॉड्यूलस दे देता है. बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होती है वह स्ट्रेस जो एरिया के नॉर्मल होती है. बेसिकली अगर हम बात करें, तो क्या एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए, यही हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस थी बच्चों. नहीं. चलिए देखते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड द स्ट्रेस नॉर्मल टू सरफेस एरिया. फोर्स जब कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तभी हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एक्ट होती थी. वही तो हो गया बच्चों. तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो हो गई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेट इज डेल्टा एल अपॉन एल. चलिए इसको रीअरेंज करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें f इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा एक फर्स्ट फॉर्मूला आ गया इस चैप्टर के लिए, y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल के बराबर. ठीक है. किसी भी मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी? एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल. क्या मतलब है इसका? मान लीजिए ये कोई वायर है. ठीक है. ये एक वायर ले लिया है बच्चों कुछ इस तरीके से. चलिए, ये वायर ले लिया है हमने. ठीक है. इस वायर की लेंथ अगर एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इस वायर पे मैंने एक फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से. इस वायर पे एक परपेंडिकुलर फोर्स एफ लगाया. बच्चों इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. यस और नो? Yes, sir. फोर्स इसमें क्या होगी?
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगी, उसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और मान लेते हैं लेंथ इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इनिशियली जो एल लेंथ का था, अब ये डेल्टा एल लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई है। फोर्स एफ लगाया ए एरिया पे, तो इसमें जो स्ट्रेस आई वो आ गई बच्चों एफ अपॉन ए के बराबर। चलिए इसमें अगर स्ट्रेन की बात करें तो वो आ गई डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। ठीक है। और यहाँ पे इस मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस y की वैल्यू होगी वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगी, और वो क्या हो जाएगा F इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल के बराबर हो जाएगी। समझ में आई बच्चों बात? तो हाँ बोलिए बेटा। ओरिजिनल लेंथ एल थी, इंक्रीज होने के बाद डेल्टा एल हो गई है। डेल्टा लेंथ इंक्रीज, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो डेल्टा एल का हुआ है बेटा। इनिशियली लेंथ एल थी, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो डेल्टा एल हुआ है। फाइनली जो इंक्रीमेंट के बाद लेंथ मिली है वो तो एल प्लस डेल्टा एल मिली है। पर हम बस केवल यहाँ पे किसका बात करें, इंक्रीमेंट का या इलोंगेशन का? तो कितना इलोंगेशन हुआ है, डेल्टा एल का ही इलोंगेशन हुआ है। ठीक है बेटा। तो स्ट्रेन में क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हुई है या फिर कितना इलोंगेशन हुआ है। कितना हुआ है, डेल्टा एल के बराबर इलोंगेशन हुआ है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया बेटा बात? यस सर। यस। मान लीजिए किसी मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस y है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इस पे F फोर्स लगाते हैं जिसकी लेंथ L है, तो उसमें कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, उसमें मिलेगा डेल्टा L। और डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डेल्टा वेल की वैल्यू हो जाएगी FL अपॉन AY के बराबर। ठीक है बच्चों। अगर किसी यस ए सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल लेंथ के वायर को आप F4 से पुल करते हो या पुश करते हो जिसका यंग्स मॉडुलस y है, तो उसका लेंथ का चेंज कितना मिलेगा, एफ एल अपॉन ए वाई के बराबर लेंथ का चेंज आपको मिल जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, जो y यस सर। होता है, y केवल और केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन किया जाता है। y इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड। y इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स। ठीक है बच्चों। अगर हम लिक्विड और गैसेस के लिए बात करें, फॉर लिक्विड और गैसेस y की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर हो जाती है। फॉर लिक्विड एंड गैसेस y इज 0। और अगर हम बात करें फॉर आइडियल रिजिड बॉडी, आइडियल रिजिड बॉडी, उसके लिए बच्चों y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडियल रिजिड बॉडी के लिए y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। फॉर आइडियल रिजिड बॉडी y is equals to infinite। ओके बच्चों। यस सर। यस। चलिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों बिटवीन फोर्स एंड इलोंगेशन, देखो यहाँ पे इलोंगेशन और फोर्स के बारे में हमने देखा कि किसी भी मटेरियल के लिए उसमें कोई फोर्स F अप्लाई किया जाता है तो इलोंगेशन किस तरीके से रखा होता है। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया बच्चों, इलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यस और नो? यस सर। यस, elongation is directly proportional to f। बच्चों अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं बिटवीन लोड एंड elongation तो वो भी क्या होगा, चलिए मैं इसको क्या करता हूं एक्चुअली, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं जो गिवन रिलेशन था क्या, उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू y अपॉन ए एल डेल्टा एल लिखा जा सकता है बच्चों। यहां से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l हो जाएगा। और अगर मैं फोर्स और इलोंगेशन के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। फोर्स बोल दो या लोड भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये लोड हो गया और ये हमारा डेल्टा एल इलोंगेशन हो गया। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनके बीच का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बच्चों।
लोड और इलोंगेशन के ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या इसका जो स्लोप बताया जा रहा है वो y इंटू ए अपॉन एल द्वारा बताया जा रहा है। तो इसका जो लोड और इलोंगेशन का स्लोप होगा वो क्या रेशियो बताएगा, क्या क्वांटिटी बताएगा, वो बताएगा बच्चों y इंटू ए अपॉन एल के बराबर। इस क्वांटिटी के बारे में मुझे ये फैक्टर बताने वाला है। ओके बच्चों, समझ में आई बात? चलिए यस क्वेश्चन सर। समझते हैं। मान लीजिए एक वायर ले लिया है मैंने, एग्जाम्पल, we have a wire of length L. चलिए ये एक वायर ले लिया है मैंने, वर्टिकल वायर, नेग्लिजिबल मास का। ठीक है, इस नेग्लिजिबल मास का वायर है जिसकी लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, या फिर रेडियस में बात कर लेता हूँ, लेंथ L, रेडियस R है, यंग्स मॉडुलस Y है, और यहाँ पे इसके लोअर एंड पे मैंने एक एम मास को सपोर्ट कर दिया है, एम मास को लटका दिया है बच्चों। ठीक है, अब ये एम मास इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस करेगा बच्चों वायर में, यस और नो? ये जो एम मास यस है सर। वायर में एक टेंशन प्रोड्यूस करेगा, सिंस जो वायर है वो क्या है, वायर मास लेस है, तो टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट द लेंथ सेम रहने वाली है। ये भी ठीक है बच्चों। तो इस वायर में जिसकी लेंथ एल, रेडियस आर, यंग्स मॉडुलस वाई है, यहाँ पे एक टेंशन टी डेवलप हो जाएगी। वो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, वो टेंशन mg के बराबर हो जाएगी। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ वायर, कैलकुलेट द increment in the length of wire। बच्चों क्या होता है इंक्रीमेंट, डेल्टा एल, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन ए एल इंटू वाई के बराबर। तो इसको टेंशन है, वही मेरी क्या लोड एफ के बराबर हो जाएगा। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, it will be equals to mg into L upon A into Y। यस और नो बच्चों? लोड की वैल्यू क्या है, mg है, तो mg into L upon AY के बराबर यहाँ पे हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एरिया की वैल्यू मैं रेडियस के टर्म में लिखूं तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू mg L अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई की टर्म में मिल जाएगा। ओके, बोलिए बच्चों। यस। एम मास अगर मैं इस वायर से अटैच करूंगा तो कितना एक्सटेंशन मिलेगा, एम जी एल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई के बराबर एक्सटेंशन हमें मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई वायर है, किसी वायर को मैं वर्टिकली लटका दूं तो क्या उसमें उसके खुद के वेट से भी इलोंगेशन होगा। जैसे मान लीजिए सेम केस में एक और करता हूं, पहले ऊपर वाले केस में मैंने क्या किया था, वायर को मासलेस अज्यूम कर लिया था, परंतु मान लेते हैं वायर का कुछ ना कुछ मास होगा, और उस मास के कारण इसमें खुद ब खुद कुछ ना कुछ टेंशन आएगी, नहीं आएगी? बच्चों मान लीजिए ये यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के आसपास जो ये लटका हुआ पार्ट है, ये कोई टेंशन प्रोड्यूस करेगा। अब मान लीजिए अगर मैं इस वायर का मास कंसीडर करता हूं, तो इस पॉइंट पे जो ये नीचे वाला पार्ट है ये एक टेंशन प्रोड्यूस करेगा, और अगर ये टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे तो कोई ना कोई इलोंगेशन देगा बच्चों, हाँ या ना? यस। यस।
चलिए, तो हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों इलोंगेशन इन वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। इलोंगेशन इन वायर, इलोंगेशन इन वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, ड्यू टू इट्स ओन वेट। बच्चों वायर के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि मान लीजिए ये वायर है जिसकी लेंथ एल है, आर इसकी रेडियस है, लेंथ एल है, आर इसकी रेडियस है। फर्दर अगर हम बात करें, रो इसकी मास डेंसिटी है। चलो मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूं। एल हो जाएगी लेंथ, आर रेडियस, रो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और y इसका यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों इसमें खुद के वेट की वजह से हमें निकालना है इलोंगेशन। बच्चों अगर मैं बात करूं, इस वायर की लेंथ एल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2। L/2 पे। लगभग मैं मान लेता हूं यहाँ पे L/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। और जो इसका मास है वो कहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है? किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो उसके एक्चुअली सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। चलिए अगर हम बात करें डेल्टा एल एक्सटेंशन, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो इसमें फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है या लोड प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन कर रहा है? इसका वेट कर रहा है। और इसका वेट क्या होगा? मान लेते हैं इसका वेट है mg के बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? mg अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू वाई। बच्चों यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ लेंगे, भाई इसका जो वेट एक्ट कर रहा है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास पे। तो इसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? L/2 के बराबर हो जाएगी। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम खुद के वेट की वजह से इलोंगेशन निकालते हैं तो इफेक्टिव लेंथ जो लेंगे वो L/2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसका जो वेट एक्ट करता है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे करता है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। सो mg अपॉन एल डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई L/2 डिवाइडेड बाई वाई। समझ में आई बच्चों बात? Yes, sir। इफेक्टिव लेंथ एल ले लेंगे। चलिए, मास हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की फॉर्म में रख देते हैं बच्चों। तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय जी, L/2 अपॉन ए इंटू वाई। बच्चों यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट कर दिया जाए तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। यही हो जाएगा बच्चों। डेल्टा एल विल बी इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y के बराबर होगा। बहुत सी जगह पे हमें यह भी मिल जाता है डायरेक्ट एक्सप्रेशन कि खुद के वेट की वजह से, m मास का वायर है तो खुद के वेट की वजह से कितना एक्सटेंशन होगा? तो आप mg l अपॉन 2ay अगर आंसर में दिखता है तो ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y या फिर mg l अपॉन 2ay। दोनों हमें एक्सटेंशन मिल जाएंगे खुद के वेट की वजह से। गोट इट बच्चों? डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो आप इसका। चलिए, बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, सॉरी सेकंड टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वो होता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस।
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों बल्क मॉडुलस को हम बी से या के से डिनोट करते हैं। बी और के से डिनोट किया जाता है बल्क मॉडुलस को बच्चों। और बल्क मॉडुलस जो होता है बी, ये किस टाइप की स्ट्रेस और किस टाइप की स्ट्रेन का रेशियो है बच्चों? ये होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बच्चों जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो बल्क मॉडुलस होगा वो आइदर एफ अपॉन ए या डायरेक्ट डेल्टा पी, जो प्रेशर अप्लाइड होता है उसके बराबर भी लिखा जा सकता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो हो गई एफ अपॉन ए के बराबर। बच्चों अगर हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यस और नो? यही बताए थे बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इंक्रीज होगी, तो बच्चों यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, देखो क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली डिक्रीज करता है कुछ इस तरीके से। देखिएगा, तो ये कोई गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, दोनों फिगर में आप देख सकते हैं, चाहे ये क्यूब ले लीजिए चाहे ये स्पेयर ले लीजिए। तो जब इस क्यूब पे प्रेशर लगाया जाएगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। यस और नो? इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे हम बात करें, ये एक स्पेयर है, इस स्पेयर पे कोई प्रेशर लगाया जाएगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी नहीं है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है डेल्टा वी बाई वी, क्या वो नेगेटिव होगी? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज होता है। चीजें इंक्रीज होती है, डेल्टा वी अगर पॉजिटिव होता तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पॉजिटिव हो जाती। सिंस यहाँ पे हमेशा स्ट्रेस लगाने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी डिक्रीज हो जाएगी। सो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? एफ अपॉन ए विल बी इक्वल एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। एफ अपॉन ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, प्रेशर अप्लाइड, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। और बच्चों इसको जनरली लिख दिया जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी। द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी क्या हो गया? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बी। ठीक है बच्चों? यस सर। यस बच्चों, यंग्स मॉडुलस के लिए हमने बात की थी कि यंग्स मॉडुलस केवल और केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन किया जाता है। रिजिड बॉडी के लिए ये इनफाइनाइट होता है, गैसियस और लिक्विड्स के लिए ये जीरो होता है। बल्क मॉडुलस जो होता है ये तीनों के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए डिफाइन किया जाता है बच्चों। ठीक है, हम एक लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को भी कंप्रेस कर सकते हैं और सॉलिड्स को भी कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां से एक और टर्म आती है बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ये बल्क मॉडुलस का इनवर्स हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सी से डिनोट करते हैं, और सी क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो जैसे यंग्स मॉडुलस था, यंग्स मॉडुलस में अगर बात करें y,
यहाँ पे हमने y को डिफाइन किया था। y के लिए यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? जैसे यंग्स मॉडुलस के लिए, चलो थोड़ा और ऊपर ही हम बात कर लेते हैं। ई ई था हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसके लिए ये रेशियो था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। बच्चों स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, क्योंकि लेंथ टू लेंथ का रेशियो है, और लेंथ टू लेंथ का रेशियो है तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। तो ई की वैल्यू या ई की जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। फर्दर जो भी हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, चाहे यंग्स मॉडुलस चाहे बल्क मॉडुलस, डेफिनेटली इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो क्या सबके लिए यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी? यस सर। यस, अगर सब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए ये 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस है, तो इसके लिए यूनिट चेंज हो जाएगी, और कंप्रेसिबिलिटी के लिए यूनिट क्या मिल जाएगी बच्चों? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यस और नो? इट इज द इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ, इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, 1 अपॉन बी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वो होता है बच्चों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को या तो बच्चों हम नीटा सिंबल से, जो इफिशियंसी का सिंबल है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को या तो नीटा सिंबल से या जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें वाई यंग्स मॉडुलस दे देगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बल्क मॉडुलस दे देगा, और थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम थर्ड टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, वो हो जाएगा हमारा नीटा, और ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, चीजें कनेक्टेड मिल रही हैं। पहले हमने स्ट्रेस पढ़ी 3 टाइप की, उनके करस्पॉन्डिंग 3 टाइप की स्ट्रेन पढ़ी, और उनके करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा। ठीक है बच्चों, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। चलिए शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस में जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है? टेंजेंशियल फोर्स। सो इट विल बी एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया, एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय फाई। ठीक है, सिंस या तो हम 10 फाई बोलते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए अगर स्ट्रेन बहुत छोटी है तो सिंपली उसे फाई बोल दिया जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों? द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन विल बी इक्वल्स टू एफ टेंजेंशियल, एफ टेंजेंशियल अपॉन ए फाई। ये हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा बच्चों। और फाई क्या है? फाई हमारा एंगल ऑफ शेयर है, जो कि हमारा किस में लिया जाएगा? रेडियन में। फाई इज एंगल ऑफ शेयर ऑलवेज टेकन इन रेडियन। रेडियन में इसकी वैल्यू ली जाएगी बच्चों। क्लियर है बात? जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, अगेन ये भी किसके लिए डिफाइन किया जाता है? ये केवल और केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन किया जाता है। इट डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स, फॉर लिक्विड एंड गैसेस, फॉर लिक्विड एंड गैसेस इट इज जीरो। तो बच्चों बहुत सी बार डायरेक्ट एमसीक्यू मिल जाते हैं हमें कि बताइए कि
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी लिक्विड्स के लिए कितनी होती है, यूनिट, जीरो या कोई वैल्यू दे दी जाएगी। तो क्या ऑप्शन होगा आंसर, जीरो होगा। तो यंग्स मॉड्यूलस भी जीरो होता है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी जीरो होती है, किनके लिए, लिक्विड और गैसेस के लिए। ओके बच्चों। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। Sir, will you please show the point on bulk's modulus of elasticity? Yes. ये रहा बेटा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। Yes, sir. Thank you. चलिए नेक्स्ट रेशियो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बच्चों। अब ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी नहीं है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, ये एक रेशियो है जो होता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो बच्चों, पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको बच्चों सिग्मा से डिनोट किया जाएगा। पॉइजन रेशियो को सिग्मा से डिनोट किया जाता है और ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई वायर है जिसकी रेडियस आर है और लेंथ एल है, जिसकी रेडियस आर और लेंथ एल है। बच्चों मान लीजिए मैंने इस वायर को इलेंगेट कर दिया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो। Yes, sir. अगर इस वायर को मैंने एलोंगेट कर दिया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। बट ध्यान देने वाली बात यह है, अगर इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो जो इसका सरफेस है, लेटरल सरफेस, क्या वहां पे भी कोई ना कोई चेंजेस आएंगे बच्चों। इसकी Yes, जो ये सरफेस है, लेटरल सरफेस, यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ का डायमेंशन है रेडियस। तो अगर लेंथ इलोंगेट होती है बच्चों तो इसकी रेडियस चेंज होगी, yes, sir. और इसकी रेडियस, अगर यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसकी डेफिनेटली रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो डेल्टा आर से डिक्रीज हो रही है। तो इसमें अगर मैं बात करूं लेटरल स्ट्रेन, तो इसके लिए लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, डेल्टा आर बाई आर के बराबर हो जाएगी, यस और नो। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एल बाई एल। अब यहाँ पे डेल्टा एल पॉजिटिव है तो डेल्टा एल बाई एल तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट डेल्टा आर क्या है, नेगेटिव है। रेडियस का चेंज बच्चों नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा आर बाई आर। तो क्या होती है पॉइजन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। इसे ही हम क्या कह देंगे बच्चों, पॉइजन रेशियो। क्लियर है बात, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, अगर चेंज पॉजिटिव है तो स्ट्रेन पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर चेंज नेगेटिव है तो स्ट्रेन भी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन हम लगा देंगे। जैसे वॉल्यूम के केस में लगाया था, वॉल्यूम भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेडियस डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए अगर आप कोई पूछना चाहे, मान लीजिए अगर हम इसको कंप्रेस करें तो कंप्रेस के केस में डेल्टा आर बाई आर पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल नेगेटिव हो जाएगा, पर रहेगा नेगेटिव का नेगेटिव ही है। क्लियर है बात। Yes, sir. यस। चलिए, तो बेसिकली बच्चों हमने तीन तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ ली है, वाई, बी और नीटा या जी। ठीक है, वाई, बी या नीटा, इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन
modulus of elasticity, modulus of elasticity and Poisson ratio। बच्चों एक और चीज, पॉइजन रेशियो जो होता है इसको हम या तो डेल्टा आर बाई आर भी लिख सकते हैं। किसी भी मटेरियल के लिए जो लेंथ का रेशियो है, ये सॉरी रेडियस के लिए डेल्टा आर बाई आर की जो वैल्यू होती है वही डायमीटर के लिए भी लिखी जा सकती है। तो अगर हमें डायमीटर के रेस्पॉन्स में दिया जाए तो इसे हम फर्दर डेल्टा डी बाई डी अब माइनस का डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल भी लिख सकते हैं बच्चों। ओके, और जो वैल्यू होती है थ्योरेटिकली जो लिमिट होती है यंग्स मॉडुल सॉरी पॉइजन रेशियो की, पॉइजन रेशियो की वैल्यू बच्चों -1 से लेके 0.5 तक रहती है। -1 से लेके 0.5 तक इसकी थ्योरेटिकल लिमिट मिलती है। और एक्सपेरिमेंटल लिमिट अगर हम कहें तो एक्सपेरिमेंटली जो हमें इसकी वैल्यू ऑब्टेन होती है ये नियरली 0.2 टू 0.4 के बीच में मिलती है एक्सपेरिमेंटली। याद रखने वाली बात है, ये एक्सपेरिमेंटल लिमिट है और ये थ्योरेटिकल लिमिट है। तो थ्योरेटिकली -1 से 0.5 के बीच में हमें आंसर मिलेगा। बच्चों कभी कभार हमसे डेटा दे दिया जाता है और पूछा जाता है इस गिवन क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो निकालो। तो पॉइजन रेशियो अगर -1 से 0.5 के बीच में आया है तो यू आर थ्योरेटिकली करेक्ट। और अगर आपका 2, 5, 10 या 20 या 1000 आता है मीन्स यू आर रोंग, आपका आंसर गलत है। तो अगर पॉइजन रेशियो निकालने को कहे तो डेफिनेटली जो रेंज होगी थ्योरेटिकली वो -1 से 0.5 के बीच में मिलने वाली है। ओके बच्चों, हम बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सिग्मा पॉइजन रेशियो। क्या रिलेशन हो जाएगा बच्चों, देखिएगा। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू 3b इंटू 1 - 2 सिग्मा। बच्चों इनके रिलेशंस याद रखने हैं, डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है। तो यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस बल्क मोड, ये है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, इनके लिए रिलेशन है ये। फर्दर अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस और 2g इंटू 1 + सिग्मा, ये किसके बीच में रिलेशन हो गया बच्चों? यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बीच में। फर्दर एक और रिलेशन हमें दिया जाता है 9/y इज इक्वल टू 3/d। आप इसको नीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस 1/b। तो ये तीनों रिलेशंस हमें दिए जाते हैं बच्चों, किन किन के बीच में? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो के बीच में। क्लियर है बच्चों बात? डेरिवेशंस हमें नहीं मिलता है इनका, सिंपली इनको याद रखना रहता है हमें। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बल्क मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिएगा बच्चों। फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड, फाइंड द डेल्टा पी टू डिक्रीज, चलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड, फाइंड द increase in and the increase in pressure required to decrease the to decrease the 100 liter of volume, to decrease the 100 liter volume of a liquid by of a liquid by
0.002% to decrease the volume of a liquid by 0.002% in a container. बच्चों यहाँ पे जो लिक्विड दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज कितना हो जाएगा लिक्विड का बल्क मॉडुलस? ये हमें दिया हुआ है 2100 MPa। ये हमें बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, हमें निकालना है प्रेशर रिक्वायर्ड। बच्चों क्या रिलेशन होता है? डेल्टा P अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन वी। यस और नो? चलिए, Yes. तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू B इंटू माइनस डेल्टा V अपॉन वी। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है डेल्टा V अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू, चलिए डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा देता हूं, तो माइनस डेल्टा V अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.002। और यहाँ पे डेल्टा V बाई वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? डेल्टा V बाई वी या माइनस डेल्टा V बाई वी की वैल्यू आ जाएगी 0.02 अपॉन 100। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁵ के बराबर। यस और नो बच्चों? माइनस डेल्टा V बाई वी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁵। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो डेल्टा P बराबर बी की वैल्यू है 2100 मेगा पास्कल। इसे क्या लिखा जा सकता है? 2100 मल्टीप्लाइड बाई मेगा कितना होता है बच्चों? मेगा होता है 10⁻⁶। यस और नो? मेगा कितना होता है? 10⁻⁶ होता है। और 1 पास्कल कितना होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू 1200 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V बाई वी। डेल्टा V बाई वी हमने कैलकुलेट किया है 2 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों? इट विल बी 4200 इंटू 10⁻⁶ ये सिंपली 10 हो जाएगा। इसे क्या लिखा जा सकता है? 4200 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि लिखा जा सकता है 42 किलो पीए केपीए। यस और नो बच्चों? तो कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है? 42 किलो पास्कल का प्रेशर रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय 0.002%। ओके बच्चों? Yes, sir. चलिए, कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और एनर्जी वाला पार्ट बच रहा है बच्चों। जब भी हम किसी भी वायर को इलोंगेट करते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.